हेलो स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है मॉडर्न इंडिया का फर्स्ट पार्ट और लेटर मुगल्स। लेटर मुगल्स में हमने अब तक जो डील किया है वो किया है आपके मोहम्मद शाह रंगीले के विषय। मोहम्मद शाह रंगीला, इनका जो टाइम पीरियड है वो 1719 से 48 तक है। यहां तक हमारा पिछला वीडियो में था ये लेक्चर। मोहम्मद शाह रंगीले के पश्चात उसका पुत्र अहमद शाह गद्दी पर बैठा। अहमद शाह देखिए, लेटर मुगल्स के जितने भी शासक हुए इनकी क्रोनोलॉजी जो है आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एग्जाम में मैच करने के लिए आती है। मोहम्मद शाह रंगीले के पश्चात उसका पुत्र अहमद शाह गद्दी पर बैठा। अहमद शाह का टाइम पीरियड है 48 तक। बहुत कॉम्पिटेंट रूलर नहीं है। देखिए, लेटर मुगल्स में अगर हम लेटर मुगल्स एम्परर्स लें तो बहादुर शाह के विषय में थोड़ा सा हम कह सकते हैं, लेकिन बाद के जो भी रूलर्स हुए हैं, एम्परर्स हुए, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, एबल रूलर नहीं थे। और अहमद शाह भी अयोग्य शासकों की एक लिस्ट में शामिल है। मोहम्मद शाह रंगीले का पुत्र था ये व्यक्ति। वही दरबार में जो फैक्शंस हैं, गुट हैं, ईरानी, तुरानी, वो सब हिंदुस्तानी, अफगानी, ये सब ग्रुप बटे हुए थे। इन गुटों में आपसी संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि साम्राज्य जो है, मुगल साम्राज्य, धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो रहा था। इन्हीं के समय एक व्यक्ति का नाम आता है सफदरजंग। सफदरजंग ये व्यक्ति अवध के नवाब थे। इनको अहमद शाह ने वजीर बना दिया था। सफदरजंग was appointed as a वजीर of the Mughal Empire by अहमद शाह। लेकिन दरबार में गुटों की वजह से, गुटबाजी की वजह से सफदरजंग को डिसमिस कर दिया गया। कुछ और वजह रही थी, कुछ सफदरजंग को डिसमिस कर दिया गया वजीर पद से। तो नया वजीर जो बना, इमाद उल मुल्क बना। इमाद उल मुल्क सफदरजंग के गद्दी से हटाने के, वजीर पद से हटाने के पश्चात इमाद उल मुल्क गद्दी पर बैठा। इसने अहमद शाह, इस व्यक्ति ने खुद एम्परर और मदर क्वीन को कस्टडी में ले लिया। देख रहे हैं आप वजीर की पावरफुल, वजीर कितने पावरफुल हो गए थे इस वक्त। बाबर से लेकर औरंगजेब तक यदि हम वजीरों का इतिहास देखें तो एम्परर के ऑर्डर्स को फॉलो करना, इंप्लीमेंट करना, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना, एम्परर ही तय करते थे कि वजीर कौन बनेगा, कब उसको हटाया जाएगा। लेकिन उत्तर मुगल काल में, लेटर मुगल पीरियड में अगर हम देखें तो वजीर तय करने लगे। वजीर ने कस्टडी में ले लिया एम्परर को।
जैसे मैंने पहले ही कहा कि अहमद शाह अब्दाली के अटैक जो है इंडिया पर बार बार हो रहे थे। अहमद शाह के समय भी अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया और दिल्ली को विनाश से बचाने के लिए मुल्तान और पंजाब दिल्ली को विनाश से बचाने के लिए मुल्तान और पंजाब अहमद शाह को सौंपने पड़े, अहमद शाह अब्दाली को। देखिए, उससे पहले नादिर शाह का अटैक हुआ। नादिर शाह ने जो सिंधु नदी थी उसके वेस्ट का पोर्शन कश्मीर से लेकर सिंध तक, जिसमें थट्टा भी इंक्लूड था, पर्शियन एम्पायर फारस के साम्राज्य में मिला दिया था। अब पंजाब मुल्तान भी चला गया। तो धीरे धीरे उत्तर लेटर मुगल्स पीरियड में जो क्षेत्र था इनका एम्पायर की जो टेरिटरी थी वो धीरे धीरे श्रिंक कर रही थी, सिकुड़ रही थी। पंजाब और मुल्तान भी देने पड़े। अहमद शाह के पश्चात नए शासक बने आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड का टाइम पीरियड ये है 1754 से 59 तक। इन पे क्वेश्चन आया था कि अजीजुद्दीन किसका नाम है? अजीज उद्दीन इन्हीं का नाम था, अजीजुद्दीन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ चुका है क्वेश्चन एग्जाम में, ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस में आ चुका है ये। अजीजुद्दीन किसका नाम था? अजीजुद्दीन आलमगीर सेकंड का ही नाम था। इनके समय में ही वजीर इमादुल मुल्क ही रहे और बहुत ज्यादा पावरफुल रहे। इमाद ने ही इनकी हत्या मर्डर कर दिया था। इमादुल मुल्क जो इनके वजीर थे, इमाद अहमद शाह का भी वजीर थे, उसके बाद आलमगीर सेकंड के भी वजीर हुए, इन्हीं का मर्डर कर दिया था। बहुत कॉम्पिटेंट के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बस शॉर्ट ही इंफॉर्मेशन है। क्रम मिलाने में आता है, कभी भी सीक्वेंस करने में आता है, सीक्वेंस। इसके पश्चात जो नए शासक हुए वो हुए शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड टाइम पीरियड सॉरी 1759 से 1806 तक टाइम पीरियड है अहमद शाह आलम सेकंड का। डर की वजह से, अपने वजीर की डर की वजह से ये लगभग 12 वर्ष तक दिल्ली से दूर रहा, यानी कि राजधानी से दूर रहे। बिहार में ही अपने आप को इन्होंने एम्परर डिक्लेयर किया, अपने आप को सम्राट, और ये कस्टडी में रहे पहले ब्रिटिश की और बाद में मराठा की।
देखिए, प्लासी जो का बैटल है वो 1757 की है। इन्होंने पार्टिसिपेट तो नहीं किया था, लेकिन इन्हीं के समय बैट जो है, सॉरी ये पॉइंट नहीं है, प्लासी का जो बैटल है वो आलमगीर सेकंड के समय हुआ था। हाँ, बक्सर की लड़ाई होगी इनके समय, भी इसको बताते हैं। हाँ, इनके समय, जैसे मैंने कहा कि प्लासी का युद्ध तो इनसे पहले जो शासक हुए आलमगीर सेकंड के समय हुआ। इनके समय बक्सर की लड़ाई हुई। बक्सर की लड़ाई जो है 1764 की है। बक्सर की लड़ाई का परिणाम क्या हुआ, अभी पहले तो इसमें बताएंगे कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए। एक तो ये शाह आलम सेकंड ही थे, शाह आलम सेकंड, सुजाउद्दौला, और ये नवाब थे अवध के। अवध के नवाब हैं ये। और मीर कासिम, मीर कासिम जो है डिपोज नवाब बंगाल, बंगाल के हटाए गए, उनके पद से हटाए गए नवाब थे मीर कासिम। इन तीनों की कंबाइंड आर्मी को ब्रिटिश ने हरा दिया। और ब्रिटिश आर्मी का जो नेतृत्व कर रहे थे वो करते हेक्टर मुनरो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बक्सर की लड़ाई में कौन कमांड कर रहा था ब्रिटिश आर्मी को? हेक्टर मुनरो कर रहे थे। बक्सर बिहार में है। बक्सर के जो बैटल है उसमें शाह आलम सेकंड यानी कि मुगल एम्परर, शुजाउद्दौला अवध के नवाब और मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे, उन तीनों की संयुक्त सेना कंबाइंड आर्मी को ब्रिटिश ने हरा दिया। ब्रिटिश कमांडर थे हेक्टर मुनरो। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आलमगीर सेकंड के समय प्लासी का युद्ध हुआ, हालांकि उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया उसमें। अवध के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। क्लाइव उसके पश्चात चले गए थे। ये एक आगे आगे हम इसके बारे में डिटेल में बताएंगे आपको। उसके पश्चात जब इलाहाबाद की संधि होगी, देखिए 1764 में बक्सर में ब्रिटिश की विजय हुई और इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद की ट्रीटी हुई 1765 की। ये क्लाइव के समय होती है। क्लाइव यानी कि दोबारा इंडिया आएगा। क्लाइव के समय ये फिर होगी ट्रीटी, यानी कि इलाहाबाद की संधि शाह आलम सेकंड के समय होती है और ये ब्रिटिश पेंशनर बन के रह जाते हैं। ब्रिटिश पेंशनर रहेंगे, ब्रिटिश की कस्टडी में रहेंगे। बक्सर की लड़ाई से पहले भी एक महत्वपूर्ण लड़ाई भारत में हुई अफगानों और मराठों के बीच। वो थी पानीपत की बैटल, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत यह है, ये लड़ाई हुई। इसमें मराठों की हार हुई। देखिए थर्ड बैटल जो तृतीय युद्ध हुआ पानीपत का, उस समय भी शाह आलम सेकंड ही मुगल एम्परर थे। हालांकि इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था और मराठों की हार हुई। अहमद शाह अब्दाली इसमें विजय हुए। अच्छा, हम जिक्र कर रहे थे इलाहाबाद की ट्रीटी की, जो इलाहाबाद की संधि होती है।
इलाहाबाद की ट्रीटी। बक्सर की लड़ाई के पश्चात जो इलाहाबाद की ट्रीटी हुई शाह आलम सेकंड से और उनसे भी हुई, ये दो ट्रीटी थी अलग अलग। उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को, बक्सर की लड़ाई के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिल गए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीवानी राइट, दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट्स, इसका मतलब यह है कि रेवेन्यू कलेक्शन का राइट मिल गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपने आप को एक व्यापारिक कंपनी बताया करती थी, अब एक क्षेत्र विशेष के अधिकार उसमें आ गया। यानी कि जो इंडियन रूलर्स थे वो ही स्टेटस उनका आ गया। अब वो व्यापारिक कंपनी नहीं रही। इसके भारत में क्या आर्थिक प्रभाव हुए, ये बहुत बड़ा टॉपिक है दीवानी राइट्स के। किस प्रकार से आगे हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई उसको हम आपको बाद में बताएंगे। दीवानी राइट्स मिल गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा से। बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये क्षेत्र का दीवानी राइट्स मिल गया। दीवानी राइट में राजस्व, रेवेन्यू कलेक्शन का राइट मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये बहुत बड़ा कदम था, ब्रिटिश सफल हुए इसमें। अच्छा, शाह आलम सेकंड के विषय में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटा जा रहा है जो एग्जाम में आ चुका है कि अली गौहर किसका नाम था? इन्हीं का नाम था, शाह आलम सेकंड का, अली गौहर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आलमगीर सेकंड को अजीजुद्दीन कहते थे, ये भी आ चुका है। और शाह आलम सेकंड को अली गौहर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आप लोग इसको। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि शाह आलम सेकंड वर्षों तक, लगभग 12 वर्ष तक राजधानी से दूर रहा। इस वक्त दिल्ली का जो तानाशाह था वो एक रोहेला सरदार था, नजीब खान रोहेला। नजीब खान रोहेला ये व्यक्ति दिल्ली का सुप्रीम कमांडर बना हुआ था। यानी कि एम्परर तो दिल्ली से दूर थे, लेकिन नजीब खान रोहेला प्रोमिनेंट बना हुआ था। मराठों ने, जैसे मैंने कहा कि शाह आलम सेकंड किसकी कस्टडी में रहे? शाह आलम सेकंड, ये टाइम पीरियड है इनका, ब्रिटिश और मराठों की कस्टडी में रहे। ब्रिटिश और मराठों की कस्टडी में रहे। ब्रिटिश और मराठों की कस्टडी में रहे। मराठों के जो सरदार थे, सिंधिया थे, वो मराठों के कई सारे सरदार थे। तो उसमें महाद जी सिंधिया ने शाह आलम सेकंड को दिल्ली में गद्दी पर रीइंस्टेट किया था, बैठाया था पुनः गद्दी पर। ये आ चुका क्वेश्चन। महादी सिंधिया थे व्यक्ति जो लेके आए थे, महादी सिंधिया लेके आए थे शाह आलम सेकंड को। और जो है, जैसे मैंने बताया कि नजीम खान रोहेला सुप्रीम कमांडर बना हुआ था। पानीपत की तित्ते लड़ाई से लेकर, यानी कि 1761 से लेकर 1770 तक नजीब खान रोहेला दिल्ली का सुप्रीम, क्या कहते हैं, डिक्टेटर, तानाशाह बना हुआ था। और उनकी वजह से ये शाह आलम सेकंड दिल्ली से दूर थे। महादी सिंधिया उनको लेके आए थे। अच्छा, महादी सिंधिया लेके आए थे।
शाह आलम सेकंड के समय ही ब्रिटिश लोग 1803 में दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। शाह आलम सेकंड का टाइम है 1759 से 1806 तक। 1803 में ही दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसके पश्चात शाह आलम सेकंड के पश्चात जो गद्दी पर जो बैठते हैं नए शासक थे अकबर सेकंड। अकबर सेकंड का टाइम पीरियड ये है 37। बहुत काबिल नहीं थे ये भी। शाह आलम सेकंड भी ब्रिटिश पेंशनर थे, अकबर सेकंड भी ब्रिटिश पेंशनर बने। दिल्ली में तो अधिकार हो चुका है ब्रिटिश का, नाम मात्र के शासक थे। अकबर सेकंड के विषय में यह क्वेश्चन आया कि किसने प्रसिद्ध समाज सुधारक सोशल रिफॉर्मर, फेमस सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन राय को पेंशन में बढ़ोतरी के लिए वृद्धि हेतु ब्रिटेन भेजा था। यही व्यक्ति थे वो, राजा राम मोहन राय अकबर सेकंड, मुगल सम्राट अकबर सेकंड के प्रतिनिधि के रूप में गए थे, क्योंकि अकबर सेकंड चाहते थे कि जो पेंशन की जो अमाउंट है उसमें वृद्धि की जाए, उसको हाइक किया जाए। राजा राम मोहन राय गए थे और राजा राम मोहन राय वापस भारत नहीं आए। उनकी देहांत ब्रिटेन में हुआ था। राजा राम मोहन राय, मैंने आपको ये पोर्शन काफी डिटेल में पढ़ा चुका है सोशल रिफॉर्म का। राजा राम मोहन राय से सारी रेलिवेंट है, प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू सारे लिखवाया जा चुका है इस पर। राजा राम मोहन रॉय, इनकी ब्रिटेन में ब्रिस्टल में डेथ हुई थी और मेनिंजाइटिस कहते हैं की वजह से ब्रिस्टल में देहांत हुआ था और मेनिंजाइटिस की वजह से डेथ हुई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत पहले इन पे पूछा, क्या इनको, देखिए हिंदू थे, क्या इनको दाह संस्कार किया गया था, क्रिमेशन किया गया था? नहीं, इनको बरी किया गया था। ब्रिटिश लॉ अलाउ नहीं करता था क्रिमेशन का, इसलिए ब्रिस्टल में इनको दफनाया गया था। दाह संस्कार वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट हटेगा, वही जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन आप देखना, ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस में हिस्ट्री के ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। अच्छा, अकबर सेकंड के पश्चात अंतिम जो शासक हुए, अंतिम मुगल सम्राट, वो है बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर, इनका टाइम पीरियड ये है। उर्दू में शायरी भी करते थे जफर नाम से, इनका पेन नेम था जफर। हाँ, इन्हीं के समय 1857 का रिवोल्ट हुआ। जब हमने आपको 1857 की क्रांति पढ़ाई है, इनके विषय में सारी इंफॉर्मेशन हम दी है, किस प्रकार से शुरू में इनकी हिचकिचाहट रही सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए, बाद में इन्होंने नेतृत्व किया। वो पोर्शन तो 1857 में ही डील कर चुके हम। 1857 की क्रांति में इनको फिर कस्टडी में ले लिया गया और रंगून बर्मा में इनको
इनको निर्वासित कर डिपोर्ट कर दिया, इनको भेज दिया गया रंगून, बर्मा में है, म्यांमार। वहीं पर बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह सेकंड भी कहते हैं, देखिए बहादुर शाह फर्स्ट औरंगजेब का पुत्र था। बहादुर शाह सेकंड जो है अंतिम मुगल सम्राट थे और रंगून में ही, बर्मा में ही 1862 में इनका देहांत हुआ। इस प्रकार से हमने आपको अब तक जो वीडियो दिए हैं उसमें हमने लेटर मुगल्स को डिस्कस किया है, बहादुर शाह फर्स्ट से लेकर बहादुर शाह सेकंड तक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा मुगल साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारक थे, कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल थे। ये एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम पूरा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो या किसी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उस क्वेश्चन को डील करेंगे और उस क्वेश्चन को कई एंगल से डील करेंगे। पहले तो कॉमन फैक्टर्स जो हिस्टोरियंस ने बताए हैं वो डील किए जाएंगे, कुछ स्पेसिफिक एरियाज पे, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे भी, जैसे मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी जागीरदारी क्राइसिस, एग्रेरियन क्राइसिस, कृषि संकट, जागीरदारी संकट और औरंगजेब की कहां तक मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार था। भले ही एक छोटा सा वीडियो इस पे बने, लेकिन औरंगजेब की पॉलिसी क्या मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थी, ये एक वीडियो अलग से बनेगा।